नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की चल रही जंग की रिपोर्टिंग के लिए मैं इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हूं। आप सबको पता चल ही गया होगा कि अमेरिका ने किस तरह अपने एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ईरान से अपने दोनों पायलट को 48 घंटे के भीतर सुरक्षित निकाल लिया। इस ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए और इसके साथ साथ ईरान के साथ चल रही जंग के बारे में बात करने और इस जंग में क्या परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने आऊं। आपके सामने मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस जंग के बारे में सच सुनना चाहते हैं या वो सुनना चाहते हैं जो आपका मन कर रहा है या जिसे आप पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो जंग में जमीनी हकीकत कुछ और है, लेकिन नैरेटिव के तौर पर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर कुछ और बताया जाता है। बहरहाल, एक वॉर रिपोर्टर के तौर पर या कहें कि एक युद्ध क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार के नाते मैं जो देख रहा हूं, जो समझ रहा हूं, वो आपसे साझा करने आया हूं। अगर आप इससे सहमत हो तो मेरा हौसला अफजाई करिएगा। अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो ये आपके अपने विचार हो सकते हैं। बहरहाल, तो बात यहां से शुरू करते हैं कि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के एक फाइटर जेट F-15E को मार गिराया, उसके बाद से ये सबसे बड़ा सवाल बना था कि उन दोनों पायलट का क्या होगा। क्या अमेरिका उन दोनों पायलट को निकाल पाएगा या नहीं। आप सोचिए कि अगर वो दोनों पायलट ईरान पकड़ लेता या ईरान के हाथ लग जाता तो क्या होता। फिर ईरान उन दोनों पायलट को पूरी दुनिया के सामने रखता, बताता कि देखो हमने ये हासिल किया है। और ये ईरान ही नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क करेगा, ये युद्ध क्षेत्र में हर देश करेगा। लेकिन हुआ क्या, जब ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को गिराया तो मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी फाइटर जेट को गिराना सामान्य बात नहीं होती है, ये वाकई में बड़ी बात है, लेकिन ये नई बात नहीं है। आज की तारीख में छोड़ दीजिए, बल्कि आज जब खाड़ी युद्ध हुआ था तब इराक में लिमिटेड रिसोर्सेस थे और उस वक्त इराकी सेना ने स्ट्रिंगर मिसाइल के जरिए जमीन से हवा में मार करने वाली उन मिसाइलों के जरिए अमेरिका के फाइटर जेट को गिराया था और कई फाइटर पायलट को पकड़ के रखा था उसमें। लेकिन वियतनाम का जंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि 1960-70 के दशक में लड़ा गया था। उस समय तो वियतनाम सैनिकों के पास उतने संसाधन भी नहीं थे, तब भी उन्होंने अमेरिका के कई फाइटर जेट को मार गिराया और कई फाइटर पायलट को पकड़ के कई साल तक रखा। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट को पकड़ा, मार गिराया और उसके बाद दोनों पायलट वहां से एग्जिट किए, फाइटर जेट से एग्जिट किए और वो जमीन पर आए, तो जैसा आप सबको पता है कि उसमें से एक फाइटर पायलट ने अपने इनक्रिप्टेड रेडियो मैसेज के जरिए संदेश दिया अपनी सेना को कि भाई मैं इस इलाके में हूं, यहां पर मैंने एग्जिट किया है, यहां पर मैंने लैंड किया है, अब आप मुझे बचाओ। चूंकि दोनों फाइटर पायलट के एग्जिट होने के बीच में टाइमिंग का फर्क था और ये कुछ सेकंड की टाइमिंग भी फाइटर जेट के मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस काफी अलग अलग हो जाते हैं। तो एक फाइटर पायलट एक जगह गिरा, दूसरा फाइटर पायलट उससे कई किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर गिरा। जो दूसरा फाइटर पायलट जब एग्जिट करके जमीन पर पहुंचा तो वो तब तक काफी घायल अवस्था में था। अब ऐसी स्थिति में ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अमेरिका का फाइटर जेट गिराया जा चुका है और दोनों फाइटर पायलट एग्जिट कर चुके हैं और वो उस समय ईरान की टेरिटरी में मौजूद हैं। यहां से शुरू हुई एक नई जंग, उस फाइटर पायलट को अपने कब्जे में लेने की। अमेरिका को अपने फाइटर पायलट को बचाना था और आईआरजीसी इस पूरे कोशिश में लगी थी कि किस तरीके से हम अमेरिकी पायलट को पकड़ लें। यकीन मानिए, ईरान के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं होती अगर वो दोनों अमेरिकी पायलट आज उनके पास होते। आईआरजीसी के पास जितने संसाधन होंगे हम और आप सब समझ सकते हैं, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। आईआरजीसी की जो 1.5 लाख की फोर्स है या जितने उसके पास रिसोर्सेस हैं, इसके अलावा जो लोकल पुलिस थे, लोकल लोग थे, सब कुछ लगा दिया गया। बल्कि आपने देखा है कि ईरान के सरकारी टीवी में यह भी घोषणा कर दी कि जो भी उस पायलट को पकड़वाएगा उससे करोड़ों का इनाम मिलेगा। लेकिन इस बीच में अमेरिका वाले भी चुप नहीं थे। जैसे ही फाइटर पायलट की तरफ से एग्जिट का मैसेज आया, अब यहां भी ये सोचा जाने लगा कि कैसे बचाया जाएगा।
इजराइल अपना रिसोर्सेस को एक्टिवेट कर रहा था ग्राउंड पर। जानकारी मिली है कि इस ऑपरेशन में सबसे पहले सीआईए ने एक बड़ी भूमिका निभाई। सीआईए के लोग जो कॉन्टैक्ट लोकल कॉन्टैक्ट थे, यानी कि वो ईरानी लोग जो सीआईए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सीआईए के लिए काम कर रहे हैं, या सीआईए के रिसोर्स कहिए आप, उनके कॉन्टैक्ट्स कहिए, उनके एसेट्स कहिए, सीआईए ने तुरंत ही उनसे संपर्क किया, उन लोगों से उस इलाके में ही, कि भाई हमारा पायलट यहाँ पर है और हमें तुरंत मदद चाहिए, किसी भी हालत में ये आईआरजीसी के कब्जे में नहीं आना चाहिए। और फिर उनके जो लोकल लोग हैं, वही ईरानी लोग, कोई और नहीं बल्कि वो ईरानी लोग, वो सीआईए के लिए उन्होंने तुरंत ही उस फाइटर पायलट के लोकेशन को ढूंढा, उनको कुछ मदद की। इस बीच में जो फाइटर पायलट जो जख्मी हालत में था, वो उस पहाड़ी इलाका में, वो पूरा इलाका पहाड़ी है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, और उस इलाके में उन दोनों पायलट को तब तक सुरक्षित रहना था जब तक कि उसके पास मदद नहीं पहुंच जाती। तो सीआईए ने लोकल अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जो दूसरा पायलट है वो किसी तरह से पहाड़ी में ऊपर चढ़कर एक सुरक्षित जगह पर, जो भी पहाड़ी में आप कहें गुफा होगा, कंदरा हो, खो हो, वहां पर वो तब तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा। या फिर हो सकता है कि जो लोकल कॉन्टैक्ट्स थे, जो लोकल ईरानी थे, जो सीआईए के लिए, अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने उसको वहां पर छुपा कर रखा और फिर सीआईए को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी दी। अब यहां से कहानी बदलती है। सीआईए ने पेंटागन को असली लोकेशन बताया और यहां से पूरा ऑपरेशन प्लान हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हर हालत में दोनों अमेरिकी पायलट को वापस लाना है। उन्हें भी पता था कि इन दोनों पायलट को एक बार अगर ईरान ने पकड़ लिया तो ट्रंप के लिए राजनीतिक तौर पर इससे बड़ा सुसाइड कुछ नहीं हो सकता था, और इसीलिए ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी। ट्रंप ने एक बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया कि हमें पायलट को बचाना है, और फिर इस तरह से प्लान हुआ एक खास ऑपरेशन का। उस वक्त तो ट्रंप को भी पता नहीं होगा कि ये ऑपरेशन मिलिट्री हिस्ट्री में एक अलग रूप में जाना जाएगा। देखिए, हम और आप ट्रंप से सहमत हैं, ट्रंप से सहमत नहीं हैं, आप अमेरिका से सहमत हैं, नहीं हैं। मेरा भी ये मानना है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जो जंग कर रहा है वो गलत है। किसी भी देश पर आक्रमण नहीं होना चाहिए, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप नहीं मार सकते हैं, ये सब गलत है। लेकिन अब युद्ध चल रहा है, और जब युद्ध में सही गलत से ज्यादा अब ये है कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि कई बार होता है कि लोग विजेता को देखते हैं, लोग पराजितों के आत्मिक उथल पुथल की परवाह नहीं करते हैं कि आपने कितनी अच्छी लड़ाई लड़ी, आखिरकार जीता कौन, इतिहास हमेशा उसे याद रखता है। हाँ, अच्छी लड़ाई लड़ने वाले को याद रखे जाते हैं इतिहास में। आप महाराणा प्रताप को इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। इतिहास में आप वियतनाम के सैनिकों को इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वहां पर उसने अमेरिका को घुटने टिकाए। बल्कि अगर मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने 20 साल के बाद अमेरिकी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी तालिबान के लिए थी। लेकिन अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें कि जिस तरीके से ईरान में यह ऑपरेशन किया गया, और जब अमेरिकी कमांडो वहां पर कुछ 100 पहुंचे, कुछ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे, और उसको पीछे से फाइटर जेट लगातार सपोर्ट कर रहे थे। अब आप सोचिए, अमेरिका की जमीन, अमेरिका की टेरिटरी, और वहां पर कुछ 100 अमेरिकी कमांडो को चारों तरफ से हजारों आईआरजीसी के लोगों ने घेर रखा होगा। उसके बीच में से अपने कमांड पायलट को निकाल ले जाना, आप अमेरिका को पसंद करें नहीं करें, लेकिन अमेरिका के सैनिकों ने जो ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये अद्भुत है। ये दुनिया के हर मिलिट्री को इस तरह के ऑपरेशन से सबक सीखना चाहिए। वहीं आईआरजीसी को भी अपने लोगों को बताना चाहिए कि उनकी जमीन में, उनके इलाके में, लोग कहते हैं कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, और यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे शेर के मुंह से शिकार निकाल कर लेकर चले गए। आईआरजीसी ने चारों तरफ से घेर रखा था। हजारों की संख्या में आईआरजीसी के लोग, लाखों की संख्या में उनके स्थानीय लोग, और उनके बीच में से कुछ 100 कमांडो जाकर अपने पायलट को वापस लेकर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे ये लगता है कि शोले फिल्म में जब गब्बर सिंह कहते थे कि कितने आदमी थे, और वो सांबा कहता है कि सरदार वो 2 थे और ये 3 थे, तो गब्बर सिंह कहता कि क्या सोचा था कि गब्बर खुश होगा। लेकिन यहां तो मामला एकदम अलग है। कुछ 100 अमेरिकी कमांडो और कई हजार अमेरिकी आईआरजीसी की सेना, और उसके बीच में से दोनों फाइटर पायलट को निकाल लिया गया। इसके लिए अमेरिकी सेना को वाकई में शाबाशी मिलनी चाहिए, और आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप का दिन था।
ट्रंप ने एक बड़ी रणनीतिक विजय हासिल की है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में हमेशा ऐसा हुआ है। अमेरिका के इतिहास को देखें तो वियतनाम के युद्ध के समय जब अमेरिकी पायलट पकड़े गए तो कई साल तक अमेरिका उसको छुड़ा कर नहीं ला पाया था। और जब 1973 में युद्ध खत्म होने के बाद शांति वार्ता हुई, तब ऑपरेशन होम कमिंग के तहत जब 500 से ज़्यादा युद्धबंदी आए थे, तब उसमें कुछ पायलट वापस लाए गए थे। उसी तरीके से खाड़ी युद्ध में जब सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया था और उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ, तब अमेरिकी पायलट को छुड़वाया गया था। लेकिन पहली बार अमेरिका में भी ये इतिहास रचा गया, और जिसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं कि अमेरिका में भी जो कभी नहीं हुआ था वो हमने कर दिखाया है। अब आप अगर देखें तो देखिए, कोई भी पायलट किसी भी जंग का चेहरा होता है। मतलब जैसे फिल्म में कोई हीरो होता है, तो आप समझिए कि जंग का वो हीरो होता है पायलट, चाहे उसका जो भी रैंक हो। और पायलट का पकड़ा जाना किसी भी देश के लिए, किसी भी सेना के लिए उसके मनोबल के तौर पर बहुत ही डिसाइडिंग मोमेंट होता है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपने दोनों पायलट को सुरक्षित निकाल लिया, ये काबिले तारीफ है। और ये इस बात का भी मैसेज है कि इस जंग के पहले दिन हम सब ने देखा कि जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने अपना ऑपरेशन किया, तो पहले ही दिन किस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री की टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया था। उस वक्त हम सब ये मानते हैं कि ईरान के पास वैसी एयरफोर्स नहीं है, ईरान के पास वैसे एयर डिफेंस नहीं है। ईरान के पास मिसाइल है, ईरान के पास ड्रोन है, और मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान बहुत शानदार तरीके से लड़ रहा है, पूरी दुनिया उसकी तारीफें कर रहा है। लेकिन एयर स्ट्राइक अलग बात है। एयर स्ट्राइक में अमेरिका और इजराइल का मुकाबला ईरान नहीं कर सकता, वो बात समझ में आती है। ईरान के पास जो हथियार है उससे वो लड़ रहा है। लेकिन बात जब आती है ग्राउंड ऑपरेशन की, तो पिछले कुछ हफ्ते में लगातार मैं भी दर्शकों से ये कहता रहा हूं कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा ग्राउंड ऑपरेशन करना, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में आमने सामने की लड़ाई होती है। और वैसी स्थिति में जमीन ईरान का होगा, सेना ईरान की होगी, ईरान के पास ज्यादा संख्या में सैनिक होंगे, तो वैसी स्थिति में अमेरिका की सेना के लिए मुश्किलें आनी चाहिए थी। रूस और यूक्रेन के युद्ध में आप देख लीजिए, बहुत कैजुअलिटी हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आमने सामने की लड़ाई होती है। जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, दोनों तरफ की सेना मारी जाती है, कहीं पर थोड़ा कम, कहीं ज्यादा। लेकिन यहां पर मैं इस बात से वाकई हैरान हूं कि 48 घंटे तक अमेरिकी कमांडो और आईआरजीसी के फौज के बीच में इतनी लड़ाई हुई, और उसके बाद भी 5-10 अमेरिकी सैनिक नहीं पकड़े गए, और वहां से सब वापस चले गए। हो सकता है कुछ लोग घायल हुए होंगे, खबरें यह है कि कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। जो अमेरिकन पायलट हैं वो तो खैर इंजर्ड हैं, ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है। लेकिन सब वापस सुरक्षित चले गए ईरान की टेरिटरी से। इसके बाद आईआरजीसी को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि आखिरकार आईआरजीसी की 1.5 लाख की फौज किस काम की है, वो क्यों नहीं इस ऑपरेशन में कुछ हासिल कर पाए थे। हाँ, एक बात है कि अमेरिका के दो प्लेन भेजे गए थे उन पायलट को और कमांडो को वापस लाने के लिए। जानकारी यह है कि वो एक ईरान के बेस पर मौजूद थे, और जब वहां पर कमांडो और पायलट पहुंचे तो आईआरजीसी ने उसे घेर रखा था, वहां से वो प्लेन को नहीं उड़ा पाए। और ऐसी स्थिति में प्लान बी के तहत इमरजेंसी में 3 और प्लेन भेजे गए, जिसके जरिए उन्हें निकाला गया। और जो अमेरिका के 2 प्लेन हैं, आईआरजीसी कहती है उससे हमने नष्ट कर दिया, और अमेरिका का कहना है कि वो आईआरजीसी के हत्थे ना चढ़े इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया। खैर, प्लेन का पकड़ा जाना, प्लेन को हाथ में लेना, ये मैं समझता हूं रणनीतिक तौर पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना किसी पायलट को, और खास करके इस समय जब जंग में नैरेटिव का खेल ज्यादा चल रहा हो। तो समझिए ईरान के पास अगर वो दोनों पायलट होते तो क्या होता। बहरहाल सीआईए और पेंटागन ने वो ऑपरेशन किया जो मिशन इम्पॉसिबल सा लगता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी हो। इसकी जितनी सारी डिटेल सामने आ रही है कि किस तरीके से, पायलट के लिए भी सोचिए, पायलट के लिए आसान नहीं होगा कि एक ऐसे अनजान टेरिटरी में, पहाड़ियों के बीच में 24 घंटे तक बिना खाना पानी के रहना, जिंदा रहना, और ये सुनिश्चित करना कि अमेरिकी कमांडो के आने से पहले वो किसी तरह से आईआरजीसी के हाथ में ना चढ़े। मान लीजिए अगर ये भी बात आती है कि आईआरजीसी ने उसको पकड़ भी लिया हो और तब जाकर कमांडो ने, उस अमेरिकी कमांडो ने छुड़ा लिया, तो फिर ये और ज्यादा गंभीर बात है कि आईआरजीसी के कब्जे से छुड़ा कर लेकर चले गए। अब आप सोचते होंगे कि क्या ऐसा इतिहास है, इतिहास में क्या ऐसी घटनाएं हैं? तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 40-50 साल के इतिहास में कुछ चुनिंदा घटनाएं हैं जहां पर पायलट को सुरक्षित इतनी जल्दी लाया गया है।
इससे पहले 2019 में आपको याद होगा, जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में गए थे, तब दो दिन या 3 दिन के भीतर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से भारत ने पाकिस्तान से अपने पायलट को वापस मंगा लिया था। वो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। किसी पायलट को दुश्मन देश से वापस लाना बहुत बड़ी बात होती है। भारत ने बिना युद्ध किए, बिना किसी तरह के ऑपरेशन किए, जिस तरह भी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उसे वापस लाया, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी जो इतिहास में गिना जाता है। उसी तरीके से आप देखें 2015 में टर्की ने रूस के एक फाइटर जेट को सीरिया की टेरिटरी में मार गिराया था। रूस के 2 फाइटर पायलट थे, उसमें से एक वहीं पर मारे चले गए, दूसरा पायलट एग्जिट कर गया था, सेफ एग्जिट था। रूस को पता चला, रूस ने सीरिया में एक ऑपरेशन किया, एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए 2015 में अपने फाइटर पायलट को वापस बुला लिया। लेकिन हर मुल्क ऐसा नहीं कर पाता है। तो मतलब पायलट को इतनी जल्दी वापस लाने का अभी तक जो आप देख लें कई सालों के इतिहास में, तो 3 उदाहरण आते हैं। पहला जो अमेरिका ने किया है, अपने दोनों पायलट को ईरान से सुरक्षित लेकर गए। दूसरा 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान से अपने पायलट को वापस लिया था। और तीसरा जो 2015 में रूस ने सीरिया से अपने पायलट को वापस मंगाया था मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए। जबकि इसके ठीक उलट आप देखिए कि 1986 में इजरायली पायलट लेबनान में ऑपरेशन कर रहे थे जब उनका फाइटर जेट गिर गया और लेबनान ने पकड़ लिया था इजरायली पायलट को। इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी, बहुत कोशिश की, कई साल तक प्रयास करते रहे। आज तक इजराइल के उस पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो रहस्यमयी तरीके से गायब है। 1986 से आज 2026 हो गया, क्या हुआ उस पायलट का किसी को नहीं पता, बस लोग यही मान रहे हैं कि उसे मार दिया गया था। उसी तरीके से आप देखें कि और भी जब बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें कि पायलट को पकड़ लिया गया, मार दिया गया, या कई कई सालों तक वो जेल में रहे और बाद में जब युद्धबंदियों को छोड़ा गया तब वो छूट कर आए। लेकिन आज अमेरिका का यह ऑपरेशन दरअसल ये बताता है कि न केवल एयर स्ट्राइक के तौर पर अमेरिका और इजराइल का ईरान के एयर स्पेस में डोमिनेंस है, एयर सुपीरियरिटी है, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी हम और आप जो दुनिया भर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के पहले राउंड में अमेरिका को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। ठीक है, अब अभी तो युद्ध चल ही रहा है, 1 महीने हुए हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन इस ऑपरेशन से अमेरिकी सैनिकों का, अमेरिकी फोर्स का हौसला काफ़ी बुलंद रहेगा। ट्रंप इसका काफ़ी भरपूर राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे जो वाजिब भी है। लेकिन अमेरिकी सेना अब जब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाएगी तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में IRGC या ईरानियन फोर्स उस तरीके से अमेरिकी फौज का सामना कर सकती है जैसा वियतनाम के सैनिकों ने किया है या जैसा अफगानिस्तान में तालिबान ने किया था। तो ये एक बड़ी बात होगी। अब आते हैं दूसरी बात कि जंग कैसी चल रही है, और पिछले 1 महीने से अधिक समय से जो ये जंग चल रही है, ऐसे में इजराइल में क्या हालात हैं या इस जंग को अभी आप किस रूप में देखते हैं। तो मैं फिर से एक बार कहूं आपको कि देखिए, ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, ईरान के हौसले को, ईरान की रणनीति की तारीफें दुनिया भर में हो रही है, लेकिन कई बार केवल शब्दों से काम नहीं चलता, जमीनी हकीकत भी देखनी होती है। जमीनी हकीकत ये है कि रोजाना की संख्या में 100-150 फाइटर जेट इजराइल और अमेरिका से ईरान में जाते हैं, काफ़ी बमबारी करते हैं। 15,000 से ज़्यादा बम उन्होंने गिराए हैं, कई 100 बम तो 5-5 हज़ार पाउंड के हैं। उससे ईरान में भारी तबाही हुई है। चूंकि वो वीडियो नहीं आ रहे हैं तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले चाहे इजराइल में हो रहे हैं, चाहे अरब मुल्कों में हो रहे हैं, चूंकि उसके वीडियो दुनिया भर में दिख रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि ईरान को बड़ी कामयाबी हासिल है। देखिए, जंग में सबको नुकसान होता है, बस यही बात होती है कि कौन कितना ज़्यादा नुकसान सह सकता है और कौन कितना ज़्यादा तबाह कर सकता है। तो जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल के पास एयरफोर्स है और इसीलिए वो काफ़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और इसी के तहत जब ईरान से मिसाइल इजराइल में आते हैं तो चूंकि 2000 किलोमीटर का फासला है, तो जब वहाँ से मिसाइल आते हैं तो उस मिसाइल को यहाँ पर रोकने का टाइम मिल जाता है। जैसे ही मिसाइल आते हैं, सायरन बजती है, हम सब बंकर में चले जाते हैं, सारे लोग बंकर में चले जाते हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और 2000 किलोमीटर के बीच में अमेरिका के भी कई जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो लगभग
80, 85, 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेती है। उसके कई बार मलबे गिरते हैं, उससे भी आग लगती है, उससे भी नुकसान होता है। कई बार डायरेक्ट मिसाइल हिट होती है, तो वो एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं। जब डायरेक्ट मिसाइल हिट होती है कि 2000 किलोमीटर दूर से भी सटीक निशाना लगाता है। अभी मैं एक जगह पर गया था, वहां पर इजराइल की एक ड्रोन फैक्ट्री थी। मैं इस बात से हैरान था कि ईरान ने डायरेक्ट हिट कैसे 2000 किलोमीटर दूर किया एक ड्रोन फैक्ट्री पर, जबकि उसके आसपास बहुत से रेजिडेंशियल बिल्डिंग थे। वहां पर कुछ नहीं नुकसान हुआ, उस जगह पर नुकसान हुआ। वो एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अमूमन अगर आप देखें तो 10 में से 9 मिसाइलें ईरान की इजराइल को लेकर बर्बाद हो रही है, और ये बात ईरान भी जानता है। इसलिए वो इजराइल से ज्यादा अरब मुल्कों पर ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ज्यादा क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहा है। उसका कई कारण है। पहली बात तो यह है कि चूंकि डिस्टेंस का एक फर्क पड़ता है। 2000 किलोमीटर दूर में आप संभल जाते हैं, जबकि ईरान के पड़ोसी मुल्क में जो अब चाहे वो यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, वो चूंकि नजदीक में है, तो वहाँ रिस्पॉन्स टाइम कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा संभावना होती है कि मिसाइल हिट कर सके, और वही हो भी रहा है। मिसाइल और ड्रोन जितनी तबाही अरब मुल्कों में मचा रहे हैं, उतनी तबाही वो इजराइल में नहीं बचा पाते। ये एक हकीकत है। अब जो तीसरी बात आती है कि क्या इस युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा, तो देखिए ये लड़ाई तो शुरू हुई थी परमाणु हथियार के नाम पर ही, लेकिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं इस जंग में कोई बड़ा परमाणु हादसा ना हो जाए, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार अटैक कर रहे हैं। ईरान की तरफ से इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट है, जिसको आप डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं, उसको टारगेट करके मिसाइल से हमले किए जाते हैं। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि 90 से अधिक परमाणु बम वहां पर रखे हुए हैं। तो मान लीजिए अगर कोई परमाणु मिसाइल आकर वहां पर गिरती है, तो आप सोचिए अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर पर आकर गिर गई, परमाणु हथियार पर आकर गिर गई, या फिर कूलिंग प्लांट पर गिर गई, ऐसी किसी सेंसिटिव जगह पर गई, और उसके बाद जो हादसा होगा, तो मुझे लगता है कि अगर वो गिर गई तो फिर तो इजराइल छोड़िए, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ही सुहा हो जाएगा। वो तो पानी में समा जाएगा या जलकर भस्म हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। फिलहाल अभी होता यह है कि ईरान की तरफ से टारगेट करके, डिमोना को टारगेट करके लगातार हमले किए जाते हैं, लेकिन इजराइल ने भी अपने एयर डिफेंस लगा रखे हैं। तो अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एरिया सुरक्षित है, और ये मैं खुद देख कर आया। जब 22 मार्च को डिमोना में सबसे नजदीक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक मिसाइल गिरी थी, डायरेक्ट हिट हुई थी, बल्कि लगभग 100-150 लोग घायल हुए थे, वो था डिमोना और अराद में, जब एक दिन दोनों जगह पर डायरेक्ट मिसाइल हिट की थी। लेकिन वो दोनों भी करीब 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थे उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो ये तो इजराइल का हाल है। ईरान का यह है कि इजराइल की तरफ से लगातार ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किए जा रहे हैं। खास करके जो बुशहर प्लांट है, जो एक्टिव प्लांट है, जहां जिसे ईरान और रूस मिलकर ऑपरेट करता है, उस पर एक महीने में 4 बार अटैक हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भी फिर वही रिस्क है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर, सेंसिटिव जगह पर इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया और कोई वहां पर डिजास्टर हुआ, तो आप फिर चेरनोबिल भूल जाएंगे, फिर आप हिरोशिमा नागासाकी भूल जाएंगे। फिर वो इतना बड़ा हादसा होगा कि फिर केवल तेहरान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई कंट्री भी इसकी चपेट में आएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस जंग में ईरान और इजराइल दोनों को थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए और एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री ने इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उसमें जेपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताया है। जेपोरेजिया यूक्रेन में है, जहां पर एक यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि यहाँ पर हमले किए जाते हैं। मैं खुद जेपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर गया था। कई घंटे में वहां रहकर मैंने वहां पर मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े देखे थे, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करके, और वहां पर भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। मेरा कहने का मतलब है कि इस जंग से न्यूक्लियर प्लांट को बचा कर रखना चाहिए। ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, वरना एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी होगी। त्रासदी तो अभी भी हो रही है, फिर चाहे वो कहीं भी इनोसेंट लोग मारे जा रहे हों। और ईरान में तो खैर जिस तरीके से बच्चे के स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो रहे हैं, वो बहुत दुखदाई है। यहाँ इजराइल में भी कई जगह पर चाहे वो मिसाइल के इंटरसेप्ट करने की वजह से नुकसान हुआ हो, 5000 से अधिक लोग घायल हैं। कैजुअलिटी अगर आप कहें कि कितने लोग मारे गए हैं, तो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं अभी तक इस जंग में। लेकिन जब इसकी तुलना आप ईरान से करेंगे, तो ईरान में जो तबाही हुई है और जो इजराइल में तबाही हुई है, उसके बीच में कई 100 गुना का फर्क है।
लास्ट में मैं आपको बोल दूं कि इजराइल का माहौल यही रहता है कि कभी कभी अभी मैं तेल अवीव में समंदर के तट पर हूं, यहाँ कई बार आपको 1,500 लोग समंदर के तट पर दिखाई देते हैं। अचानक ईरान से मिसाइल आती है, सायरन बजते हैं, 2 मिनट के अंदर सब बंकर में चले जाएंगे और फिर जैसे ही मिसाइल का अलर्ट खत्म होता है फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इजराइल को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के जब प्लेन ईरान गिराता है तो आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर हम और आप सब जानते हैं कि क्या आपको लगता है कि 2-4-10 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर के गिराने से अमेरिका को कोई फर्क पड़ जाएगा? बल्कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो यही अमेरिका मिडिल ईस्ट कंट्री से जो है सो इसकी भरपाई कर लेगा। एक बात और मैं जोड़ दूं आपको, इस जंग में आपने देखा है ना कि मिडिल ईस्ट कंट्री का क्या रोल है, किस तरीके से वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। बल्कि खबरें तो अब ये भी आ रही है कि यूएई और सऊदी का धैर्य खत्म हो रहा है और कभी भी वो ईरान के साथ डायरेक्ट जंग में आ सकते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जंग बहुत लंबी चलेगी। आपने कभी ये देखा है कि अरब देश, खास करके सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब ईरान के खिलाफ क्यों हैं? तो इस जंग में बहुत सारी चीजें राजनीति से अलग है, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मुझे लगा कि ये सारी बातें आपके सामने रखूं, कोशिश करूंगा दोबारा फिर आकर आपसे शेयर करूं। युद्ध क्षेत्र में मैं जो देख रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, वो आपके सामने रख रहा हूं। बाकी आप जो सोचते हैं उस हिसाब से आप फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप सच जानना चाहते हैं या वो सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।